नमस्कार। इस समय हम प्रयोगवाद के प्रश्नों को देख रहे हैं और ये प्रश्न हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जितने भी स्टेट में एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हर स्टेट में जितनी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, सारी परीक्षाओं के पीवाईक्यू हैं और पीवाईक्यू के साथ इसमें प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में प्रश्न हर प्रकार के हैं। अगर जो आपको लगे कि प्रश्न आसान है तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि उस वीडियो के साथ उस प्रश्न के साथ आपको विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें जो व्याख्या दी गई है, ऊपर के प्रश्न है उसके नीचे व्याख्या दी गई है। तो क्वेश्चन इजी और हार्ड से मतलब नहीं है। अगर जो क्वेश्चन आपका इजी भी है तो उसके साथ उसकी व्याख्या भी है। और यह हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षा की पीवाईक्यू हैं। आपको पता ही होगा कि पीवाईक्यू कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यू के लिए लोग पैड बैच का कोर्स करते हैं, पैसा दे दे के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको यह सारी परीक्षाओं के पीवाईक्यू मिल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पूर्वा कविता किसकी है? अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पूर्वा रचना अज्ञेय की है। पूर्वा अज्ञेय जी का काव्य ग्रंथ है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी काव्य संग्रह है। ये सब अज्ञेय जी के काव्य संग्रह है। हरी घास पर क्षण भर, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। तो अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे, इसलिए इनकी सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। इन्होंने गद्य भी लिखा है, पद्य भी लिखा है, उपन्यास भी लिखे हैं और कविताएं भी लिखी हैं। इसीलिए इनकी सारी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। नई कविता जो नाम दिया हुआ है यह अज्ञेय का ही है। आगे है, व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरे सप्तक के कवि नहीं है? तार सप्तक से प्रश्न खूब परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको चारों सप्तक का प्रकाशन वर्ष और वो चारों सप्तक के कवियों का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन सा कवि किस सप्तक का है, ऐसा एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, इसके ट्रिक के साथ है। चारों सप्तक के कवियों के नाम की ट्रिक की वीडियो मैंने बना दी है, तो आप हमारे चैनल पर जा करके उस ट्रिक को देख करके आप याद कर सकते हैं आसानी से। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरे सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय दूसरे सप्तक के कवि नहीं हैं, बल्कि अज्ञेय तार सप्तक के कवि हैं, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, न कि दूसरे सप्तक के कवि। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अज्ञेय जी के संपादकत्व में निकला दूसरा प्रकाशन। इन्होंने 4 सप्तक निकाले थे, जिसमें सम्मिलित कवि हैं। यहाँ पर दूसरे सप्तक के कवियों का नाम दिया हुआ है। भवानी प्रसाद शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। इसमें आपको इस वीडियो में आपको बार बार एक ही प्रश्न
कवियों की रचनाएं मिलेंगी और सप्तक के कवियों के नाम मिलेंगे। मैंने इसलिए इसमें रखा है कि ताकि आपको इसी वीडियो देखते देखते ही सारी चीज़ें याद हो जाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार वीडियो देख लीजिए और जो नोट्स करना है नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर जो आप दूसरा कोई काम कर रहे हो वीडियो चालू करके छोड़ दो, और जैसे खाना बना रहे हो या और कोई काम कर रहे हो तो आप उसे सुनते रहो, तो कई बार चीज़ें सुनने से याद हो जाएंगी। याद तो ऐसे भी आपको करना है, जो कई बार पढ़ना है, याद भी करना पड़ता है, इसीलिए वीडियो देखते ही याद हो जाए तो अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आगे प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951, 52, 50, 60। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51, ए करेक्ट आंसर। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, जबकि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अज्ञेय ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। इन 4 सप्तकों में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक, यह इनकी रचना है, प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। और उनकी रचना कौन सी है? प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक जो निबंध है उसमें प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। 4 सप्तक निकाले हैं अज्ञेय ने। चारों सप्तक में शामिल कवि इस प्रकार हैं। यहाँ पर हम चारों सप्तक के कवियों का नाम देखेंगे। तार सप्तक 1943 ईस्वी में, इसके कवि हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक है 1951 ईस्वी, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। यह तीसरे सप्तक के कवि हैं। आगे है चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। यह सब चौथे सप्तक के कवि हैं। आगे प्रश्न है, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा जगी? आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, अनचाहा नृत्य करने दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, अपने मन के छंद छूने दो। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा जगी? इसमें हर तरह के प्रश्न मिलेंगे, तो सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह हरियाणा टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्योंकि हिंदी की जितनी भी परीक्षा हुई है सारी परीक्षाओं के PYQ हैं, तो इसमें आपको हर तरह के प्रश्न मिलेंगे। नेट के भी प्रश्न मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी प्रश्न मिलेंगे, MP असिस्टेंट प्रोफेसर के, GDC, GIC, हर तरीके के आपको प्रश्न मिलेंगे। और कौन सा पेपर किस साल में आया है, किस परीक्षा में आया है, वह भी आपको देखने को मिलेगा। गुस्से में उबली कठपुतली के, अब इसका उत्तर देखेंगे। गुस्से में उबली कठपुतली के मन में अनचाहा नृत्य करने दो की इच्छा जगी। बी करेक्ट आंसर, यहाँ पर भी बी है। अनचाहा नृत्य करने दो की इच्छा जगी कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता के महत्व का संदेश प्रस्तुत किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो पता चल गया आपको कि कठपुतली जो कविता है वह किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। इसकी कथा वस्तु क्या है? स्वाधीनता के महत्व का इसमें संदेश प्रस्तुत किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कृतियां हैं, एक बार फिर मैं बता रही हूँ। इसमें
एक ही कवि की कई बार काव्य कृतियाँ मैंने रचनाएं दी हैं ताकि कई बार आप सुने, बस वो आपको याद हो जाए। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृतियाँ हैं गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या। ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? पहाड़, वन, नदी, सागर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़। ए करेक्ट आंसर। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा है। उक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता शाम एक किसान, इस कविता का नाम क्या है? शाम एक किसान से ली गई है। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर के रूप में और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप ये मत सोचना कि यह हरियाणा स्टेट में आया है तो और किसी स्टेट में यह प्रश्न नहीं आएगा। आप आगे देखेंगे एक ही पेपर, एक ही क्वेश्चन कई जगह कई परीक्षाओं में दिया गया है। आप उदाहरण आगे देख लेंगे तो यह सबके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? पहाड़। और इसमें प्रतीक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता क्या? शाम एक किसान से ली गई है। अब इसमें जो है ये सारे जो आए हैं नदी पहाड़ ये सब प्रतीक के रूप में है। पहाड़ किसान के रूप में है, नदी चादर के रूप में है, सूरज चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे प्रश्न देखते हैं। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव को सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज है। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, निर्मला जैन, विश्वनाथ त्रिपाठी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यह नामवर सिंह का कथन है। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज है। यह किसका कथन है? नामवर सिंह का। और यह अंधेरे में कविता से ली गई है। इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अब आगे हम गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में देखते हैं। मुक्तिबोध को गहन इंद्रिय तथा तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें जिस कवि की जो विशेषता है उस विशेषता को आप जरूर नोट कर लेना। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस कविता, भूल गलती, ये तीन कविता इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी फेमस है कि इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। अंधेरे में एक लंबी कविता है जिसका प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका प्रकाशन प्रथम प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था और कल्पना पत्रिका में आशंका के दीप अंधेरे नाम से हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी प्रश्नों की व्याख्या यहाँ पर मैं दे रही हूँ सारी व्याख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंधेरे में कविता का नाम पूछ लेगा कि अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था, और पूछा भी है प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशंका के दीप अंधेरे में। मुक्तिबोध ने अंधेरे कविता की रचना किस शैली में की है? फैंटेसी शैली में की है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतस्थल का विप्लव कहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा है वह यानी काव्य का नायक संघर्षरत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटे हाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी, दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। यह
विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है अंधेरे में कविता के लिए। तो ये सब आप ज़रूर ध्यान से पढ़िए। अगर जो आपको लगे नोट्स करना है तो जो इम्पोर्टेंट लगे नोट्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट्स हैं। फालतू की चीज़ें कुछ रखी नहीं गई हैं। प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या है, इसलिए सारी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के प्रश्न देखते हैं। जिंदगी के रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करना है। कमरों में अंधेरे कोई एक लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, उसमें से कौन सा जो कथन है वह त्रुटिपूर्ण है, माने गलत है, उसमें कमियां हैं। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। बी, कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है। सी, नाटकीय आरंभ है। डी, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यह इस कविता के बारे में गलत कथन है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, यह गलत है, त्रुटिपूर्ण कथन है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, यह गलत है। शेष विकल्प कथन सत्य है। तो आप सारे विकल्प को ध्यान से देख लेना। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 के कवि हैं, माने पहले तार सप्तक के हैं प्रथम। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में और भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी में। मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने नाम क्या रखा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। वैसे कवियों ने चांद को इतना खूबसूरत माना है कि नायिका का मुख चांद के समान कहे हैं, लेकिन मुक्तिबोध ने जो परंपरा रूप से चली आ रही थी सुंदरता, उसका उन्होंने उस सुंदर सौंदर्य बोध को नष्ट कर दिया कि उन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा ही बता दिया, जबकि माना गया है कवियों द्वारा कि चांद बहुत ही खूबसूरत है। आगे है अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित लंबी कविता है। आगे देखते हैं कथन। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। यह शमशेर बहादुर सिंह का है। शमशेर ये लंबी कविता है अंधेरे में और ब्रह्मज्ञान राक्षस, और यह नेट के सिलेबस में लगी हुई है, इसलिए नेट के विद्यार्थियों के लिए तो ये सार महत्वपूर्ण है कि इससे जितने भी प्रश्न बने वह उनको आना चाहिए। और भी परीक्षाओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह मुक्तिबोध की कविता बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, इसीलिए यह सब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे है, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। पंक्तियों में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है। आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्य भी रुचि का तिरस्कार, मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कमजोर ज्ञानात्मक आधार की ओर स्वीकार नहीं है। मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात का कवि भी कहा जाता है। मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात का कवि भी कहा जाता है। अंधेरे में कविता का आरंभ अत्यंत नाटकीय और
रहस्यात्मक यहाँ रहेगा। रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी के सहारे मैं के रूप में एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की चिंता से होता है। अधिकांश समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए इसे परम अभिव्यक्ति की खोज, अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने के मार्ग की तलाश आदि से ही संबद्ध करके देखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अधिकांश समीक्षक। यह सब अंधेरे में कविता की विशेषताएं हैं, उसके बारे में समीक्षकों के राय हैं या मत हैं। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि हैं, लेकिन उनका यह संघर्ष और साक्षात्कार नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह केवल आत्मा या स्व तक सीमित न होकर सामाजिक संघर्ष और जगत साक्षात्कार की ओर भी उन्मुख होता है। यह मुक्तिबोध की विशेषताएं हैं कि आत्म संघर्ष और आत्म साक्षात्कार के कवि हैं, लेकिन उनका यह आत्म संघर्ष और आत्म साक्षात्कार स्व या अपना खुद का नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संघर्ष और संसार का साक्षात्कार की ओर भी वह उन्मुख रहते हैं। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती। निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का नहीं है? कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उल्टा हो गया है यहाँ, सी डी में आपका इधर उधर हो गया है, तो उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। अब तीसरे सप्तक का कवियों का नाम देखते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी में हुआ था। कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण। अक्सर लोगों को चारों कवियों के जो सप्तक के कवि हैं उनको दिक्कत होती है, तो अगर जो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो ये लोग तो याद ही हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बार इनका नाम आया है सप्तक के कवियों का नाम, क्योंकि प्रयोगवाद में तार सप्तक के ही कवि रहते हैं, तार सप्तक के बाहर के बहुत कम कवि हैं, तो इनका नाम वैसे भी आपको याद हो जाएगा। इतनी बार ये लोग आएंगे कि सुनते सुनते याद हो जाएगा। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, माथुर, दुष्यंत कुमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध है। इनकी दो काव्य कृतियां खाली, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में इसका प्रकाशन है, और अंधेरे में कविता भूरी भूरी खाक धूल 1980 में है। जो अंधेरे में कविता है उसका पहला प्रकाशन 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे के नाम से हुआ था, और यह चांद के मुंह टेढ़ा में यह कविता संकलित है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी की शैली में की है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? चौथा, तीसरा, तार सप्तक, दूसरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। तीसरे सप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी में हुआ था। इसके कवि हैं तीसरे सप्तक के प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी।
माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, क्या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। यह कुंवर नारायण आप कर लेना, कुंवर नारायण। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी, डी नहीं, बी केदारनाथ सिंह। माझी के पुल से कितना दूर है माझी का पुल? यह कविता केदारनाथ सिंह की है, पंक्तियों के रचनाकार हैं। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा कवि है दिया है, कौन तार सप्तक का कवि है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अज्ञेय। यह असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था। तो देख लो, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए तार सप्तक सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। अज्ञेय तार सप्तक के कवि हैं। इन तार सप्तक प्रकाशित हो चुका था, 4 सप्तक। यहाँ अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक था, पहला था 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। जबकि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तार सप्तक। इनमें से सही नाम तार सप्तक है। पहले का नाम है तार सप्तक 1943, उसके बाद है दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ऐसे नाम है इनका। यह नेट के पेपर में पूछा गया था। दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। इनके चारों के संपादन किसने किया था? अज्ञेय ने, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, वे किशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। यह धर्मवीर भारती के बारे में कौन सही नहीं है? व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, पहला ऑप्शन है, ये सही है। यह इनके बारे में गलत कथन है, माने प्रश्न पूछा माने कौन सा सही नहीं है, तो यह इनके बारे में गलत कथन है। लेकिन गलत कथन पूछा, कौन गलत कथन है, कौन सही नहीं है, तो यही है। ये विरोधी कवि नहीं थे, बल्कि ये व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आप जान लो, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको वैसे भी मिल जा रहे हैं कि धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि हैं, वे किशोर भावुकता के लेखक हैं, मिथ के संदर्भों पर कविता लिखते हैं, जैसे उन्होंने लिखा है अंधा युग, वह महाभारत के ऊपर लिखा गया है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, यहाँ अग्रवाल रहेगा। इनमें से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रांगेय राघव, अजय खंडहर निराला, प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अजय खंडहर। यहाँ आप अग्रवाल कर लेना, ग हो जाएगा।
भारत भूषण अग्रवाल। अजय खंडहर सुमेलित नहीं है। यह निराला की रचना नहीं है बल्कि किसका है? रांगेय राघव का है। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय। सही उत्तर हो जाएगा सी, केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। अब इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं अभी, बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ लंबी कविता है इनकी, तालस्ताय और साइकिल आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियां हैं। सुदामा पांडे धूमिल की काव्य कृतियां हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनकी और भी कविताएं हैं। रघुवीर सहाय, जैसे मोचीराम कविताएं इनकी है। रघुवीर सहाय की काव्य कृतियां हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। यह रघुवीर सहाय की काव्य कृतियां हैं। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। ये जीआईसी प्रवक्ता के पूछा गया था प्रश्न। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा धरती। धरती काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है बल्कि किसका है? यह त्रिलोचन की काव्य कृति है धरती। त्रिलोचन के अन्य काव्य हैं चैती, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अमोला। यह त्रिलोचन के काव्य संग्रह हैं। जबकि आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा, अज्ञेय की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? संसद से सड़क तक, हरी घास पर क्षण भर, मछली घर, साय में धूप। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। यह अज्ञेय की कृति है हरी घास पर क्षण भर। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। मछली घर विजय देव नारायण शाही की रचना है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है। साय में धूप दुष्यंत कुमार की गजल है, गजल का इनके संग्रह है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। सही उत्तर हो जाएगा सी, नरेश मेहता। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है और यह राम कथा पर आधारित है। इसमें राम के संशय पर नरेश मेहता ने यह कृति की रचना की है। राम कथा पर आधारित है। इसमें राम को संशय होता है कि क्या एक सीता के लिए युद्ध करना, इतने लोगों का नरसंहार देना, इतने लोग मरेंगे, सही है? इसी पर इन्होंने रचना लिखी है। आगे है चैत्या, प्रवाद पर्व, अरड़िया, ये सब नरेश मेहता की काव्य कृतियाँ हैं। अरड़िया के लिए नरेश मेहता को 1988 का साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना के लिए वर्ष 1992 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अरड़िया के लिए उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। बाद के कवियों को उनकी पूरी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने लगा था। शुरू में ज्ञानपीठ कवि की एक रचना के लिए दिया जाता था।
तीसरा सप्तक का प्रकाशन है 60, 59, 51, 70। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1959 में तीसरे सप्तक का प्रकाशन है। पहले का है 43, दूसरे का है 51, तीसरे का है 59 और चौथे का है 79। यहाँ पर दिया ही है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्णवृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का पूर्ण निषेध। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नई राहों का अन्वेषण। इन्होंने प्रयोगवादी कवियों को नई राहों का अन्वेषी कवि कहा है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक की ये विशेषता रहती है कि नई नई विचारधाराओं के साथ प्रमुख कवियों की रचनाएं उसमें प्रकाशित होती थी। इसमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? स्वदेश भारती, स्वदेश कुंभज, शमशेर बहादुर, नंद किशोर आचार्य। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शमशेर बहादुर। यह चौथे सप्तक में संकलित नहीं है। यह दूसरे सप्तक के कवि हैं 51 में। तार सप्तक के से संबंधित कथन कौन सा सही नहीं है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप जो ट्रिक से अगर जो एक बार याद कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। देख सकते हैं कितनी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शकुंतला माथुर तीसरे सप्तक में संकलित है। यह गलत है क्योंकि ये दूसरे सप्तक की कवियत्री है और तीनों जो हैं वह करेक्ट है। इसमें अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कवि कहा है। नई राहों का अन्वेषी कवि कहा है। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता हैं शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध को फैंटेसी शैली का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। इनको गहन अनुभूति तथा तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी की परिभाषा क्या है? ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट कथन है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव प्रधान और विभाव पक्ष गौण। भाव प्रधान, इसमें फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान होता है और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है। साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान के ही नियम होते हैं। यह फैंटेसी के बारे में मुक्तिबोध की परिभाषा है। आप एक दो बार इसको जरूर पढ़ लेना ताकि पेपर में आए तो आप बता सको और जान सको कि यह किस चीज़ के बारे में है। इनमें से कौन प्रपत्यवाद से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश केसरी कुमार। प्रपद्यवाद मतलब आपका हो जाएगा नकेन। प्रयाग नारायण त्रिपाठी यहाँ होगा। बी करेक्ट आंसर है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी प्रपद्यवाद या नकेनवाद से संबंधित नहीं है बल्कि ये तीसरी सप्तक के कवि हैं। प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से जाना जाता है। जो बिहार के तीनों कवि हैं उनके पहले अक्षर के नाम से शुरू होता है नकेन। नलिन विलोचन शर्मा, नरेश केसरी कुमार।
इसका जो है सन है 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। नकेन प्रपद्य संकलन से किया गया था। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमी चंद्र जैन। इनमें से कौन से कवि हैं जो दूसरे सप्तक में संकलित हैं? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं। दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। एक बार फिर कहूँगी मैं, अगर जो ये ट्रिक से आप याद कर लेंगे चारों सप्तक के कवियों की रचनाएं, तो आपको 4 लाइन में याद हो जाएगा। और देख रहे हैं कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है यह। निम्नलिखित युग्म में से एक सुमेलित नहीं है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध है इसमें रचना। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। टूटने का सुख अज्ञेय की रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। यह सुमेलित नहीं है। टूटने का सुख अज्ञेय की रचना नहीं है। यहाँ नीचे देखते हैं कौन किसकी रचना है। इसमें डी करेक्ट आंसर था, अज्ञेय का नहीं है। टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध का है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह। एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से उसकी भूमिका किसने लिखी है? मुक्तिबोध की काव्य कृति चांद का मुंह टेढ़ा है। अज्ञेय ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका। यह दूसरे सप्तक के कवि हैं। किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है? सौंदर्य बोध, असाध्य पीड़ा, ब्रह्म राक्षस, आत्मजयी, मोचीराम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी असाध्य पीड़ा। बी करेक्ट आंसर है। असाध्य पीड़ा कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी असाध्य पीड़ा। यह इसमें सर्जन संबंधी चिंतन है। आप जो उत्तर लिखा गया है उस पर ध्यान दो। इस पर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है टाइप करने में। असाध्य पीड़ा एक लंबी कविता है। इसके रचयिता अज्ञेय हैं। और असाध्य पीड़ा जापान की लोक कथाओं से ली गई है। यह जापान की लोक कथा से ली गई है असाध्य पीड़ा की जो है कथा वस्तु। जबकि ब्रह्म राक्षस कविता मुक्तिबोध की एवं मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल की है। आत्मजयी कविता कुंवर नारायण की है। इनका आत्मजयी जो है यह कठोपनिषद को माध्यम बनाकर नचिकेता प्रसंग पर लिखी गई है आत्मजयी। किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? इसमें चारों में से कौन सा जो है कि चारों ऑप्शन में से कौन से कवि हैं जो किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? ए है गिरजा कुमार माथुर मुक्तिबोध केदारनाथ अग्रवाल। बी है रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन। सी है शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी। डी है कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, नागार्जुन। ई है भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नागार्जुन।
कौन है जो इसमें किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? आपके 5 ऑप्शन में से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन, ये किसी न किसी सप्तक के कवि हैं। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन, ये इस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं। अब देख लेते हैं कौन किस सप्तक का कवि है। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं। नरेश मेहता और मदन वात्स्यायन दूसरे और तीसरे सप्तक के कवि हैं। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। मदन वात्स्यायन तीसरे सप्तक के कवि हैं। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। समाज हमेशा ही व्यक्ति का विरोधी होता है। व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहकर जीना चाहिए। कुत्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं। व्यक्ति निराश होकर समाज के पास ही जाता है। यह व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है। यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञेय की रचना है। यह कविता अज्ञेय के व्यक्ति और समाज या समूह को शामिल करती प्रतीत होती है। अज्ञेय के व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती हुई प्रतीत होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस कविता के बारे में कि यह दीप अकेला कविता अज्ञेय के व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती हुई प्रतीत होती है। अज्ञेय की चर्चित कविताएं हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच है। यह अज्ञेय की कविताएं हैं, चर्चित कविताएं हैं। असाध्य वीणा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक लंबी कविता है। यह उनके कविता संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है और आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तथा कितनी नाव में कितनी बार में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अज्ञेय की किस रचना पर प्राप्त हुआ था? आंगन के पार द्वार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें कितनी नावों में कितनी बार पर प्राप्त हुआ था? किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? अंतः सलीला, कलगी बाजरे की, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, यह दीप अकेला। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। हरी घास पर क्षण भर, डी। हरी घास पर क्षण भर कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। हरी घास पर क्षण भर कविता प्रयोगवाद तथा नई कविता की शलाका पुरुष कहे जाने वाले अज्ञेय द्वारा रचित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, पूर्ण, सुनहरे शैवाल, सागर मुद्रा आदि। अज्ञेय अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अज्ञेय के बारे में, यह अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि हैं। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है। इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं कौन सा अंधेरे में कविता के प्रतीक के रूप में नहीं है? रक्त, लोक स्नात पुरुष, अरुण कमल, बरगद, तालाब, शिशु। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
डी तालाब। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में तालाब नहीं है और सब है रक्त, रक्तालोक, स्नात पुरुष, अरुण कमल, बरगद, शिशु। ये सारे प्रतीक अंधेरे में कविता के हैं, बल्कि तालाब नहीं है। ये सब तो आपको पता ही है, मुक्तिबोध हैं। इनकी काव्य कृतियां देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस भूल गलती। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी के आधार पर की है। इसका पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे के नाम से हुआ था। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति खोज की खोज नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? कवि मुक्तिबोध के लिए, इसमें मुक्तिबोध के लिए, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, श्रीकांत वर्मा, धनंजय वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह नामवर सिंह का कथन है कि कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह नामवर सिंह का कथन है कि उनके लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। रामविलास शर्मा मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। शमशेर बहादुर सिंह अंधेरे में के विषय में कहा है, कविता देश की आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। आज्ञा के संपादन में कितने तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ई। देख लो कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, 4। यहाँ पर सारे जो है सप्तक के कवियों का नाम है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एक बार ये हो चुका है, फिर वही रिपीट करना। आप पढ़ लो रोक के, हम आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में। प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्णय किया है। बी, प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। इसमें गलत कथन बताना है आपको। प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। डी, प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये सही है। यह गलत कथन है प्रयोगवाद के बारे में। अब नीचे देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े व्यक्तियों, बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्णय किया। यह गलत है, बल्कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? द्विवेदी युग की। यही गलत कथन है प्रयोगवाद के बारे में। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको लिख लेना चाहिए अपने नोटबुक में कि प्रश्न पूछ लेता है प्रयोगवाद की विशेषता क्या है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि प्रयोगवाद की विशेषता क्या है। मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त है। उसका प्रयोगवाद के कवियों का
जो काव्य क्षेत्र रहा है क्या रहा है, मध्य वर्ग के व्यक्ति का जीवन, और मध्य वर्ग के व्यक्ति के जीवन से जुड़ी जो है जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय, मानसिक संघर्ष सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद नाम उन कविताओं ये तो हो गया। इतिवृत्तात्मकता द्विगुण की साहित्य की विशेषता, इसीलिए जो पहला कथन था प्रयोगवाद के बारे में वह गलत है। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा, सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ये तो आप जरूर लिख लेना। यह सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवादी विचारधारा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। इनका काव्य संग्रह रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, आगे बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। काव्य संग्रह कम लिखे हैं इसलिए 3-4 हैं, आप याद कर लो। रूप रंग, सदियों से सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करें, कितनी शांति, आत्महत्या के विरुद्ध है। इसमें से कौन सी रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप एक बार देख लो। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी शांति रघुवीर की रचना नहीं है। आप ये बात ध्यान रखना। और तीनों रचनाएं रघुवीर की, स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करें, बल्कि ये अज्ञेय की कविता है। जबकि सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। अगर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, तो यह नहीं कि मेरा हृदय उथला या सूना हो गया, बल्कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता प्रतीकों से कर गए हैं कूच। अया अब नहीं कहता या शरद की निहार नहाई कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? नदी के द्वीप, आज मैं पहचानता हूँ, सागर किनारे, कलगी बाजरे की। देख लो ये कितने पेपर में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कलगी बाजरे की। सांझ के नभ की अकेली टटकी कली चंपे की वगैरह तारिका अब नहीं कहता, तो यह किसकी है? कलगी बाजरे की है कविता। प्रयोगवाद रचनाओं में के लोकप्रिय न होने का कौन सा प्रस्तुत कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण है जो सही नहीं है? समाज निरपेक्षता, दुर्हता, समाज सापेक्षता, अस्पष्टता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, समाज सापेक्षता। यह प्रयोगवादी कविताओं के लोकप्रिय न होने का कारण नहीं है, बल्कि उनके लोकप्रिय न होने का कारण जो है वह समाज निरपेक्षता है, दुर्हता है, अस्पष्टता है। प्रयोगवादी रचनाओं के लिए के लोकप्रियता में बाधक सिद्ध हुई हैं। तो यह समाज सापेक्षता नहीं बाधक सिद्ध हुई है, बल्कि समाज निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता प्रयोगवादी रचनाओं के लिए बाधक सिद्ध हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक के कवि नहीं है और सारे हैं। प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल।
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कविता भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, यह मुक्ति बोध की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भूल गलती, अंधेरे में, अंतःकरण का आयतन। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, दुखवाद। सी करेक्ट आंसर है पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि प्रयोगवाद के कवि पारंपरिक उपमानों की क्या उपेक्षा करते हैं, क्योंकि अज्ञेय ने कलगी बाजरे में खुद ही कहा है कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नवकी अकेली तारिका नहीं कहता तो यह मत समझना कि मेरा हृदय सूना या उथला है, बल्कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। तो प्रयोगवाद के कवि पारंपरिक उपमानों की उपेक्षा करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि क्षणवाद, बौद्धिकता तथा दुखवाद प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं: अहमवादी प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा प्रयोग। यह है यह कितनी बार आ गया है देख लेना। तो इतने सारे प्रयोगवाद की क्या विशेषताएं हैं? अहमवादी प्रवृत्ति प्रधान है, यथार्थवाद का आग्रह है, निराशावाद है, क्षणवाद है, बौद्धिकता है, उपमानों की नवीनता है, भाषा का प्रयोग है। आगे है निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं है। अज्ञेय भवानी प्रसाद मिश्र, नेमिचंद्र जैन, मुक्ति बोध है। गलत करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भवानी प्रसाद मिश्र। यह तार सप्तक के कवि नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। इसमें इसे प्रयोगवाद का समय माना जाता है। इसमें 7 कवि हैं, यह हमने देख लिया है। अब आगे के प्रश्न देखेंगे। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? मधुबाला, गीत फरोश, अंधेरे में, कनुप्रिया। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी अंधेरे में। यह फैंटेसी शैली पर आधारित है रचना। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नगेंद्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। रामविलास शर्मा ने लिखा है प्रयोगवादी कविता में युग में अनास्था, शंका, घुटन, कुष्ठा, भगनाशा में से एक पथ अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। यह रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग में अनास्था, शंका, घुटन, कुष्ठा, भगनाशा में से एक पथ अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए यहाँ कुछ गलत है, फिर से मैं इसको यह जो इनका कथन है किसी और प्रश्न में करवा दूंगी। अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है, यहाँ कुछ गलत मिसप्रिंट हो गया था। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है प्रयोगवाद को विद्रोह का कवि कहा है। आप इसका जान लो उत्तर कि बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है?
डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को, प्रथम तार सप्तक के कवियों को, दूसरे तार सप्तक के कवियों को, चौथे तार सप्तक के कवियों को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, तार सप्तक के कवियों को। राहों के अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। तार सप्तक के कवि हैं 1943 में इसका प्रकाशन हुआ था। अज्ञेय हैं रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। हम 50-50 प्रश्न देख रहे हैं क्योंकि प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी हो रही है, तो इसीलिए अब यहीं पर हमारा 50 प्रश्न खत्म होता है। अब आगे के प्रश्न आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके और वह भी यह वीडियो देख के अपना लाभ प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं आगे के प्रश्न के साथ आगे की वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी मजबूत बनाइए, परिश्रम करते रहिए। परिश्रम ही कहा जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको परिश्रम ज़रूर करना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है। एक एक फॉर्म भरने के लिए लाखों में एक एक वैकेंसी में लाखों में फॉर्म होते हैं। तो जितना ज़्यादा लोग फॉर्म डालेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तो अगर जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की अगर जो सारे वीडियो एक बार देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा क्योंकि मैंने सारे इसमें कवर किए हैं प्रश्न। हिंदी साहित्य तो सारे हैं, एक संस्कृत है, व्याकरण है। एक बार चैनल पर जा कर के आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जितने भी मैंने इसमें वीडियो डाले हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। तो अगर जो आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।